हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम बुक। आज हम जेवलॉन्स के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। जेवलॉन्स के डायग्राम किस तरीके से बनता है, क्या होता है, कब बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बीएससी में भी आपका ये टॉपिक चलता है, आपके पास में जेवलॉन्स के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, और एमएससी में भी आपके जेवलॉन्स के डायग्राम फोटो केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो जेवलॉन्स के डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, तो आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है, उसको अगर आपने रेडिएशन दी, सब्सटेंस को रेडिएशन प्रोवाइड की, तो उससे होता क्या कि जो सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। किस तरीके से जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एनर्जी आप किस तरीके से देते हो। ठीक है, मेनली आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो रिएक्टेंट को आप दो फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो। कैसे आप एनर्जी है वो दो फॉर्म में दे सकते हो, किस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट दे सकते हो आप, मतलब हीट की फॉर्म में दे सकते हो। दूसरा रेडिएशन की फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो रिएक्शन है, जो भी रिएक्टेंट है आपका रिएक्शन में, उसको आपने कुछ इस तरीके का साइन दिया होगा। जो भी आपका एरो है उस पर कुछ इस तरीके का आपने साइन बनाया, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो ये जो फॉर्म होती है आपकी, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने एनर्जी प्रोवाइड करवाई है किसी भी रिएक्टेंट को। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो आपका रिएक्टेंट है उसको आपने HNO प्रोवाइड करवाई है, HNO, और उससे आपके पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो जेवलॉन्स की डायग्राम है वो मेनली हम इसके बारे में बात करते हैं। मतलब आपने जो रेडिएशन एनर्जी दी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन दी है। ठीक है, तो जो जेवलॉन्स की डायग्राम बनता है वो आपका इससे बनता है, इससे नहीं बनता है। आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है या आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं आगे किस तरीके से ये बनता है। ध्यान रखना, आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल हो, मतलब कोई भी आपने सब्सटेंस लिया है, तो उसमें सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखना कि आपके पास में जो भी एटम है वो या तो सिंगलेट स्टेट में हो सकता है या फिर ट्रिपलेट स्टेट में होता है। ये मेनली किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब स्टेट आपकी क्या होती है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी सिंगलेट और एक होती है आपकी ट्रिपलेट स्टेट। ये दोनों ही स्टेट आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी से निकाली जाती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है ध्यान से, 2s+1। अगर आपके 2s+1 की वैल्यू 1 आ रही है तो आप इसको बोलोगे सिंगलेट एक्स स्टेट। ठीक है, और अगर आपके पास में 2s+1 की वैल्यू 3 आ रही है तो इसको आप क्या बोलते हो, ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो ये सिंगलेट स्टेट आपकी, ये ट्रिपलेट स्टेट है। अब 2s+1 में s की वैल्यू आप किस तरीके से निकालते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने हैं। तो जब भी आप बात करोगे ट्रिपलेट स्टेट की, तो यहाँ पे अगर आपके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो स्टेट मिलेगी वो ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी। जैसे आपके पास में कोई भी एटम है, इसके पास में जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में प्रेजेंट है मान लो, तो इससे आपके पास में जो स्टेट मिलेगी वो ट्रिपलेट स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब स्मॉल s की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल s +12 कितनी होगी, 1 होगी। अब 1 है आ गई, तो 2s+1 की वैल्यू, 2s+1 की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे आप, 2 × s की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से आपके पास में 3 आ गया, 3 आते ही आपकी ट्रिपलेट स्टेट होगी। इसी तरीके से जब सिंगलेट स्टेट की बात करते हो, तो सिंगलेट स्टेट में आपके पास में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपके पास में नहीं होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन आपके किसी एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पेड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में स्मॉल s की वैल्यू 0 आएगी और 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी, जिससे इसको हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको मैं ये बता दूंगा कि जो ट्रिपलेट स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय सिंगलेट स्टेट के। क्यों होती है? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में, देखो मैंने क्या बोला, ट्रिपलेट स्टेट आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? देखो सिंगलेट स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, और एक ही ऑर्बिटल में होने के कारण इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और एनर्जी इंक्रीज होते ही स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। आपने सुना होगा जब भी एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो आपका जो सिंगलेट स्टेट होती है वो ट्रिपलेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी होती है सिंगलेट की, लेकिन स्टेबल ज़्यादा कौन सा होता है, ट्रिपलेट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रिपलेट आपकी स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय सिंगलेट के।
स्टेबिलिटी। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं जेवलॉन्स के डायग्राम की। जेवलॉन्स के डायग्राम किस तरीके से बनता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स आपके पास में होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हमने उसको कोई भी एनर्जी नहीं दी है, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को आपने कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो सिंगलेट होती है। ठीक है, तो हम बना दें एक बार, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यह आपके पास में ग्राउंड स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की जिसको हम रेडिएशन देके उस सब्सटेंस से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो उसकी हमने सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बना दी जो सिंगलेट है। एस का मतलब सिंगलेट और जीरो का मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपका। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने रेडिएशन दिए इन द फॉर्म ऑफ hν, या फिर सॉरी एनर्जी दी उसको रेडिएशन की फॉर्म में, तो इसको रेडिएशन दे दो, hν की फॉर्म में इसको रेडिएशन दे दी। अब हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन ने इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में या हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। तो इसके हम हायर एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। हम दोनों तरीके के एनर्जी लेवल्स बनाएंगे, सिंगलेट एनर्जी लेवल भी बनाएंगे और ट्रिपलेट एनर्जी लेवल्स भी बनाएंगे, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, किसी भी एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब किसी एनर्जी लेवल में मान लो चला गया, तो आपको पता है कि किसी भी एटम की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अब मान लो एक बार तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, लेकिन इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मान लो ये यहाँ पे चला गया। अब एनर्जी देखो, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और एनर्जी बढ़ते ही होता है क्या, अनस्टेबल हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। और इसलिए वापस से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एनर्जी को वापस से इमिट करेगा, मतलब वापस से इसको उत्सर्जित करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को उत्सर्जित करके या इमिट करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। आपने यही पढ़ा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसको हमने एनर्जी दी, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल होने के कारण उसने एनर्जी वापस से इमिट की, मतलब बाहर निकाल दी और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया। यही हम पढ़ते हैं मेनली। तो देखो, हम इसकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले मान लो ये आपकी S1 है, मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आपकी आ गई। सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम बोल सकते हैं इसको। फिर S2 आ गई, फिर आपकी S3 आ गई, फिर आपकी S4 आ गई। ये आपके पास में एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब देखो, आपने सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट तो बना दी, लेकिन साथ में आपको कौन सी बनानी है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट भी बनानी है। अब मैंने आपको क्या बनाया कि जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है वो सिंगलेट की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है, और जो ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ये भी आपने सुना है, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। आपने पढ़ा होगा इन दोनों का रिलेशन, स्टेबिलिटी और एनर्जी का दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, अब देखो आपने S1 बना ली। मैंने क्या बोला कि ज़्यादातर आपके ग्राउंड स्टेट में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगलेट में होते हैं। तो सिंगलेट में होगी, इसका मतलब हम T0 नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन T1 से बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। अब T1 से कैसे बनाएंगे, T1 आपका इसके बराबर आएगा या फिर इसके नीचे आएगा या फिर इसके ऊपर आएगा। तो हमने पहले ही बोल दिया कि ट्रिपलेट आपका ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी एनर्जी आपके उसके कोरस्पॉन्डिंग सिंगलेट की तुलना में कम होती है एनर्जी। मतलब आपका अगर ये S1 है तो इसके बराबर में आके थोड़ा सा आपका जो T1 है वो नीचे की तरफ आएगा। ये T1 आ गया, मतलब आपकी ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रिपलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बना देते हो, इसी तरीके से ट्रिपलेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट बना देते हो, इसी तरीके से ट्रिपलेट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आप यहाँ पे बना देते हो। अब हुआ क्या, देखो इस इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से मान लो ये S4 में चला गया, एनर्जी एब्जॉर्ब इतनी ज़्यादा कर ली कि इतने ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में, ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो कई तरीके से अपनी एनर्जी को इमिट करता है, और इस एनर्जी को जो इमिट करता है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखते हैं कि आपका जो जेवलॉन्स का डायग्राम है वो पूरा इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को इमिट करता है, इमिशन करता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कई तरीके से कर सकता है। एक तो हो सकता है कि देखो ये सिंगलेट हायर एक्साइटेड स्टेट है, उससे लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, या फिर उससे लोअर आ जाए, इस तरीके से आपका पूरा नीचे की तरफ आ जाए। मतलब इसने अपनी स्पिन चेंज नहीं की। ये होती है कि S4 से S3 में आ रहा है, इसका मतलब ये सिंगलेट ही पहले था, अब भी सिंगलेट ही है, इसका मतलब इसने अपनी स्पिन चेंज नहीं की है। लेकिन मान लो कि S4 से T4 में आ जाए और फिर नीचे आए,
मतलब अपनी स्पिन चेंज कर ली। पहले ये S4 में था, मतलब पहले सिंगलेट में था, फिर ट्रिपलेट में चला गया है, तो उससे उसको हम क्या नाम देंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेनली आपके पास में इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से वापस आ सकता है। हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉन S3 में आ जाए, S3 से S2 में आ जाए, S2 से S1 में आ जाए, S2 से किस में आ जाए, S1 में आ जाए। तो आपने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, या फिर हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है स्पिन चेंज किए बिना। तो इसको आप बोलते हो आईसी। आईसी आईसी की फुल फॉर्म में लिख देता हूं। आईसी की फुल फॉर्म, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनल कन्वर्जन। आई एंड इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। अब मान लिया ये भी आईसी हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, आईसी हो गया। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे कुछ आप देख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको मेनली समझा रहा हूँ, इसके आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिकॉज आपके जितने भी यूजी और पीजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम हमारे इस चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में 2-3 महीने में हम हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको इस पर अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखो मैंने आपको आईसी की बता दी, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको मैंने बता दी, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं आईसी के बाद में, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है वो S4 से S3 में आ गया, लेकिन S3 में आने के बाद में इसने अपना स्पिन चेंज कर दिया। स्पिन चेंज करने का मतलब S3 से इसमें चला गया, T3 में चला गया। तो T3 में कुछ इस तरीके से जा सकता है, ये बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इसने अपना स्पिन चेंज कर लिया, और स्पिन चेंज करके ये जब S3 से T3 में चला जाता है तो इसको आप बोलते हो आईएससी। आईएससी का नाम क्या होता है, आईएससी को बोलते हो आप इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या फिर इंटर स्पिन क्रॉसिंग, दोनों चीज से ही। इंटर स्पिन क्रॉसिंग, ठीक है, इसको बोलते हो इंटर स्पिन क्रॉसिंग। अब हो सकता है जो S3 से आपका इलेक्ट्रॉन है वो S3 से T3 में चला गया, T3 से आपका फिर किसमें आ गया, T2 में आ गया, और T2 से आपका T1 में आ गया। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये आपका ग्राउंड स्टेट आपकी सिंगलेट ही रहेगी। अब देखो आपने एक तो आईसी पढ़ लिया, इंटरनल कन्वर्जन, जिसमें हायर एक्साइटेड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेंज किए बिना, मतलब स्पिन को चेंज नहीं करना है। देखो चेंज नहीं हो रही है S4 से S3 में, लेकिन जब अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है, जो स्पिन को चेंज करता है उसे हम बोलते हैं इंटर स्पिन क्रॉसिंग। आपने यहाँ पे अपनी स्पिन को चेंज कर लिया है। अब दो चीज और आएगी आपके पास में, एक तो फ्लोरेसेंस, एक फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। अब देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन, को मैं नाम लिख देता हूँ पहले, फ्लोरेसेंस एक होता है फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोल रहा हूँ सुना, सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, दैट मींस यहाँ से यहाँ पे देखो मैंने एरो के निशान कुछ अलग तरीके से, यहाँ पे देखो मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, कौन सी, सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, जो आपकी सिंगलेट ही है, तो इसको आप बोलते हो फ्लोरोसेंस, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, देखो ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस सिंगलेट में आया है, तो इसको तो आप बोल रहे हो फ्लोरेसेंस, और इसको आप बोलते हो फॉस्फोरेसेंस,
ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने ये दो तरीके के अलग बनाए हैं, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के हमने एरो यूज किए हैं। तो आपने जो ये एरो यूज किया है, इस एरो को बोलते हो आप नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पे जो आपने एनर्जी इमिट की है, इस इलेक्ट्रॉन ने जब S4 से S3 में आ रहा था, या फिर S3 से T3 में आ रहा था, या फिर S3 से S2 में आ रहा था, या फिर T3 से T2 में आ रहा था, तो इस दौरान इसने जो एनर्जी इमिट की है, निकाली है, उसको ये रेडिएशन की फॉर्म में नहीं निकालता है, हीट की फॉर्म में निकालता है। ठीक है, इसलिए इस जो साइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट की फॉर्म में निकाल रहा है, मतलब रेडिएशन नहीं निकाल रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और ये जो आपका दूसरा एरो है इस तरीके का, इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस होती है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इस दौरान रेडिएशन के रूप में अपनी एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ज़ेबलोन्स की डायग्राम के बारे में पढ़ा है। ध्यान रखना, आपका जो IC और ISC है, ये तो क्या होते हैं आपके नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, और जो फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस होता है, ये आपके कौन से होते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो इस तरीके से आपका ज़ेबलोन्स की डायग्राम बनता है। आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा, IC, ISC, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो इस तरीके से हमारा ज़ेबलोन्स की डायग्राम कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।